नमस्कार। देखिए, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए गणित विषय के हल देख रहे हैं। ये मॉडल पेपर है, इसमें से ही बहुत सारे प्रश्न आपको अभी परीक्षा में आने वाले हैं। पहला है, प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। परिमेय संख्याएं निम्न में से किस संक्रिया के लिए संवृत नहीं है? तो परिमेय संख्याएं किस संक्रिया के लिए संवृत नहीं है? तो योग के लिए तो ये संवृत होती है, गुणन के लिए भी होती है और भाग के लिए भी, पर व्यकलन के लिए नहीं होती है। एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो एक चर जिसमें, जैसे यहाँ पर ये एक चर दिया हुआ है वाला रैखिक समीकरण पूछ रहा है वो। अब यहाँ पर देखें तो 2 चर हैं, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी x की घात 2 है, तो ये रैखिक नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला देखिए, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। अगला है, 2 की घात 2 और 5 की घात 2 का मान होगा। तो 2 की घात 2 मतलब 4 और 5 की घात 2 मतलब 25, तो कुल कितना आ जाएगा? 29। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 10 की घात 0 का मान क्या होगा? जब किसी भी संख्या की घात 0 हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, उसका मान काय के बराबर होता है? 1 के बराबर। अगला है, रिक्त स्थान, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। एक समबहुभुज का बाह्य कोण 30 अंश का है तो उसकी भुजाओं की संख्या होगी। देखिए, बाहरी कोण यदि 30 अंश दिया है तो हमें 360 को 30 से भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा? 12। तो भुजाओं की संख्या होगी 12। इसके बाद अगला है, संख्याओं के रूप से एकत्रित सूचनाएं संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। जीएसटी माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। 4 की घात ऋण 3 का मान होगा। किसी भी संख्या की घात जब ऋणात्मक होती है तो इसे धन में बदलने के लिए इसे हमें क्या करना पड़ता है? बटे में लिखना पड़ता है। अब इसको यदि हम खोलें तो यह आ जाएगा 1/4 गुणित 1/4 गुणित 1/4। 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो इसका मान हो जाएगा 1/64। अगला देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। किसी चतुर्भुज के 3 क्रमागत कोणों की माप 60, 80 व 120 हो तो चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए, किसी चतुर्भुज के कोणों की माप हमको दे रखी है, तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों की माप का योग बराबर 360 होता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि चौथे कोण का मान बराबर x है। तो हमें यहाँ पर 3 तो दे रखे हैं, 60, 80 और 120। चौथे को हमने क्या मान लिया? x। सबको जोड़ने पे आ रहा है 360। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 260 धन x बराबर 360। तो यहाँ से देखिए x बराबर आ जाएगा 360 ऋण 260, मतलब x बराबर हमारे पास आ जाएगा
100 अंश। तो चौथे कोण की माप क्या आ गई हमारे पास? 100 अंश। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, 2/3 ऋण 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2/3 की घात हमें दे रखी है ऋण 2। तो जब घात ऋण में हो तो इस घात को धन में बदलने के लिए इन संख्याओं को क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा। तो इसे हम लिख देंगे 3/2। तो ये जो ऋण 2 है घात, ये धन हो जाएगी। अब 3/2 की घात 2 का मतलब होगा कि 3/2 जो है वो 2 बार गुणा में है। अब ऊपर से ऊपर वाली संख्या का और नीचे से नीचे वाली संख्या का हम गुणा करेंगे। तो 3 में 3 का गुणा आएगा 9 और 2 में 2 का गुणा आएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगे समय में किस प्रकार का अनुपात होगा? तो हम जानते हैं कि जब एक संख्या को बढ़ाने पर दूसरी संख्या भी बढ़ती है तो समान अनुपात होता है, और जब एक संख्या के बढ़ने पर दूसरी राशि कम होती है तो वहाँ पर प्रतिलोम या व्युत्क्रमानुपात होता है। प्रतिलोम अनुपात या व्युत्क्रमानुपात अनुपात होता है। अब यहाँ देखिए, यदि किसी काम को करने में यदि व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा, मतलब समय क्या लगेगा? कम लगेगा। और यदि व्यक्तियों की संख्या कम है तो काम को पूरा करने में समय क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। मतलब जब हम एक राशि को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि क्या हो रही है? कम हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अनुपात होगा? प्रतिलोम अनुपात होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कौन सा अनुपात होगा? तो प्रतिलोम या व्युत्क्रमानुपात होगा। अगला है, शीटों की संख्या 12, शीटों का भार ग्राम में 40 है। तो शीटों की संख्या क्या होगी जिनका भार 250 है? तो उपरोक्त तालिका अनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। यदि शीटों की संख्या बढ़ेगी तो उनका भार भी बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर कौन सा अनुपात है? समान अनुपात है। यहाँ प्रश्न नंबर 14 का हल है ये। तो यहाँ पर हमें पता है कौन सा अनुपात है? समानुपात है। तो समानुपात में क्या होता है? 12 के बटे में हम क्या लिखेंगे? 40, और x के बटे में हम लिखेंगे 250। अब यहाँ से देखें तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 12 गुणित 250/40। इस शून्य से ये शून्य कटी, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो x बराबर आ जाएगा 75। मतलब कि शीटों की संख्या यदि 75 होगी तब भार कितना होगा? 250। अगला है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि के प्रयोग से x-2 गुणित x-3 को हल कीजिए। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि क्या होती है? यहाँ देखिए, x-2 और x-3 का हमें गुणा करना है। तो इसे हम एक के नीचे एक इस तरह से लिख लेंगे। और गुणा कैसे होगा? x में x का होगा, 2 में 3 का गुणा होगा, और बीच में हम लिख लें x, यहाँ है 2, x और 3, इनका इस तरह से तिरछा गुणा होता है। तो क्या आ जाएगा? जब x में x का गुणा होगा तो x की घात 2 आ जाएगा, धन 3 में 2 का गुणा होगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, और 3 में x का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3x आ जाएगा। x में 2 का गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो x की घात 2, 3 और 2 5x धन 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, x की घात 2 धन 5x धन 6। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगला है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से 35 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए।
तो एकाधिक्येन पूर्वेण विधि से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ है 35 की घात 2, तो ये जो 3 है इससे एक ज़्यादा क्या आएगा 4। 3 और 4 का हम क्या कर देंगे आपस में गुणा कर देंगे और इस तरफ 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। 3 में 4 का गुणा करा 12 और ये आ गया 25, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से इसको एकाधिक्येन पूर्वेण विधि से सॉल्व करते हैं। अगला है दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। निम्नलिखित संख्या के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है हमें ऋण 2/3, ऋण 4/5, ऋण 1/2। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो कोष्टक के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 तो इसका लघुत्तम आ जाएगा। 2 का गुणा 4 में कितना आ जाएगा हमारे पास ऋण 8। 5 का गुणा 1 में ऋण 5, तो ऋण 2/3, ऋण 8 और ऋण 5 कितना हो जाएगा ऋण 13/10। अब ये ब्रैकेट यदि हम खोलते हैं तो ये ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। यहाँ आ गया हमारे पास 13/10। अब लघुत्तम लेंगे तो 30 आएगा। 10 का 2 में गुणा ऋण 20, 3 का 13 में गुणा 39। अब इसको घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 19/30। तो ये इसका हो जाएगा आंसर 19/30। अगला देखिए, समीकरण में m का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण में दिया हुआ है 8m धन 4 बराबर 3m ऋण 1 धन 7। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ तो 8m धन 4 आएगा। 3 का अंदर गुणा होगा तो यहाँ जाएगा 3m। 3 का ऋण 1 के साथ गुणा ऋण 3 धन 7। तो 8m धन 4 बराबर 3m, इन दोनों को हल करें तो यह आ जाएगा 4। अब 3m को उठाकर हम इस तरफ ले आएंगे और 4 को उठाकर इस तरफ ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा 8m, ये धन में इधर आकर ऋण में हो जाएगा और ये धन में है इस तरफ जाकर ये ऋण में हो जाएगा। तो 8 में से 3 गया 5m, 4 में से 4 गया 0, तो m बराबर आ जाएगा 0/5, मतलब m बराबर हमारे पास आ जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 0। अगला देखिए, यदि एक पासे को एक बार फेंकें तो परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे पे 2 कितनी बार आता है लिखा हुआ, एक ही बार आता है। 2 प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है तो ऊपर 1 आ जाएगा और कुल पासे पे कितने अंक होते हैं 6 अंक होते हैं, 6 फलकों पे अलग अलग। तो 2 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/6। अगला है 1764 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए इसका वर्गमूल पहले 2 से देंगे, 2 अठी 16, 1 2 अठी 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1, फिर यहाँ 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 तीनों सत्तू 21, फिर से 3 से जाएगा 3 चौक 12, 2 बचेगा 3 नाम 27। अब जाएगा 7 से 7 7 49 और 7 एकम 7, मतलब हमारे पास आ गया 1764 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। जोड़ियाँ बना लें इसकी, तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसे वर्गमूल के चिन्ह में डालेंगे। एक जोड़ी में से एक अंक बाहर आता है तो यहाँ आ जाएगा 2 तिया 6 और 6 सती 42। तो इसका वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा
42। अगला देखिए, यदि किसी घन की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन क्या होगा। भुजा दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन बराबर होगा भुजा की घात 3। तो भुजा हमारे पास कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो 9 की घात हम 3 कर दें तो 9 गुणित 9 गुणित 9, नमा नमा 81, और 81 में 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 729, मतलब 729 घन सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इसका आयतन। अगला है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो 72% गणित में रुचि रखते हैं, तो गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 25 का 72%। का चिन्ह हम हटाएं तो गुणा में बदल जाएगा, 72/100, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 8 32, मतलब 18 विद्यार्थी जो हैं वो गणित में रुचि रख रहे हैं। तो 25 में से हम 18 को घटा दें तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो गणित में रुचि न रखने वाले विद्यार्थी कितने होंगे 8। अगला है, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। अब इसमें से हमें इसको घटाना है। तो देखिए यहाँ पर हमें 2p में से गुणित p धन q में से घटाना है 3pq, और यहाँ आ जाएगा p ऋण q। तो सबसे पहले इसका अंदर गुणा कर दें, अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2p की घात 2q, यहाँ p में p का गुणा p की घात 2। अब इसका गुणा इसमें करें तो 2pq की घात 2 आ जाएगा, ऋण 3, यहाँ पर ऋण सहित गुणा होगा, है ना, यहाँ धन है, ये ऋण हो जाएगा, 3p की घात 2q, ये ऋण और ये ऋण धन हो जाएगा, 3pq की घात 2। अब एक जैसे जो समान पद है इनको पास पास लिख लें, जैसे ये दोनों और फिर ये दोनों, तो इन्हें लिख देंगे हम 2p की घात 2q ऋण 3p की घात 2q धन 2pq की घात 2 धन 3pq की घात 2। इन दोनों को हल करें तो ये ऋण में आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की है, ऋण p की घात 2q, और इन दोनों को हल करने पे दोनों जुड़ जाएंगे और आ जाएगा pq की घात 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a की घात 2। तो 6a की घात 2 बराबर हमें कितना दे रखा है प्रश्न में 600 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से देखें तो a की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा 600/6, इससे ये कटा तो यहाँ जाएगा 100। तो a की घात 2 बराबर 100, मतलब a की घात 2 बराबर इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो a बराबर हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया, मतलब घन की भुजा की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। तो यहाँ से आ जाएगा 10 की घात 3, मतलब 1000 घन सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ जाएगा
घन का आयतन। यहाँ पर इस संख्या से हमें इसको भाग देना है। यहाँ पर क्या लिखा है, भाग दीजिए। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इस संख्या को हम ऊपर लिख देंगे, x की घात 4 ऋण 5, x की घात 3 ऋण 24, x की घात 2। इसके बटे में आ जाएगा हमारे पास 11x ऋण 8। तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए हम x की घात 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x की घात 2 ऋण 5x ऋण 24 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 11x ऋण 8। तो यहाँ से 11 से इसको 4 बार काट दें, एक x से एक x कट जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो क्या आएगा, पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो जब हम गुणनखंड करेंगे, हाँ, इसको मध्य पद को यदि हम तोड़ें तो इसे हम लिख सकते हैं 8 ऋण 8x धन 3x ऋण 24, और नीचे तो हमारे पास x ऋण 8 है। अब यदि इनके गुणनखंड कर दें, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लें, तो यहाँ x कॉमन आएगा, x ऋण 8, और यहाँ जाएगा 3 कॉमन, तो x ऋण 8 बटे x ऋण 8। अब ऊपर देखें हम तो x धन अंदर आ जाएगा x ऋण 8 और x धन 3। नीचे हमारे पास है x ऋण 8, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा x धन 3, मतलब x की घात 2 धन 3x। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसका आखिरी प्रश्न है, तालिका के आंकड़ों का प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाइए। विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या निम्नानुसार है। इनका हमें एक रेखिक आलेख बनाना है। यहाँ देखिए इस तरह से, यहाँ वर्ष 2003, 2004, 2005 और ये आ गया 2006। इस तरफ हम ले लेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12, इस तरह के आंकड़े ले लेंगे। अब हिमपात के दिन 2003 वाला ग्राफ जाएगा 8 तक, 2004 वाला जाएगा 10 तक, 2005 वाला जाएगा 5 तक, मतलब 4 और 6 के बीच में, 2006 वाला जाएगा 12 तक। इस तरह से आप स्केल से व्यवस्थित इसे खींचिएगा। यहाँ आ जाएगा 8, ये है 10, ये 5 और ये 12, और इस तरफ हम लिखेंगे वर्ष, और यहाँ इस तरफ हम इसके लिख देंगे हिमपात के दिन। इस तरह से हमें यहाँ पर आलेख खींचना है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।